देखो बेटा, हमारा अगला न्यूमेरिकल है ये क्वेश्चन नंबर, शायद हमने लास्ट 8th करा था, क्वेश्चन नंबर 9। सिग्मा का फॉर्मूला मत भूलना, एन ई म्यू। जहां यदि ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है तो वहां एन ई हो जाए, इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन होगा एन। और यदि ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है तो एन होगा होल कंसंट्रेशन। और यदि प्योर सेमीकंडक्टर है तो प्योर सेमीकंडक्टर में तो इलेक्ट्रॉन और होल दोनों ही होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन प्लस होल कंसंट्रेशन जिसे बोलते हैं कैरियर कंसंट्रेशन। तो इसी पर बेस्ड हमारा क्वेश्चन नंबर 9th में कह रहे हैं, ऑन डोपिंग जर्मेनियम विद डोनर एटम ऑफ डेंसिटी 10⁻17 पर सेंटीमीटर क्यूब। हमने वो जर्मेनियम में डोनर इंप्योरिटी डाल दी। कितनी डाली? 10⁻17 एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। और तुम्हें मालूम है डोनर इंप्योरिटी का हर एटम एक फ्री इलेक्ट्रॉन देता है यदि एन टाइप बना रहे हो। तो जितने एटम आपने 1 सेंटीमीटर क्यूब में डाले उतने ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे। यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जिसे इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन, वही है ये। कई बार न्यूमेरिकल में कहते हैं कि डोनर एटम इज डोनेटिंग 2 फ्री इलेक्ट्रॉन्स। वो हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। तो इसका मतलब जितने एटम्स आए डालोगे उसके दुगने फ्री इलेक्ट्रॉन बनेंगे। तो फ्री इलेक्ट्रॉन जो है नंबर ऑफ एटम्स के, डोनर एटम्स के डबल हो जाएंगे। अब इसमें उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। यदि कुछ नहीं कहा तो हम ये मान करके चलेंगे एक एटम ने एक फ्री इलेक्ट्रॉन दिया। तो जितने एटम 1 सेंटीमीटर क्यूब में डालोगे उतने ही फ्री इलेक्ट्रॉन आप पाओगे। तो फ्री इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन, इसे सीजीएस में ही उड़ा देते हैं, क्यों मोबिलिटी वगैरह भी सीजीएस में दे रखी है। वो कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन की जो मोबिलिटी है म्यूई, वो 3800 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड है। यहां भी सेंटीमीटर आ गया। तो वो कह रहे हैं पहले इसकी कंडक्टिविटी बताओ। पहला पार्ट कर लूं पहले। तो पहले पार्ट में कंडक्टिविटी का फॉर्मूला हो जाता है एन ई म्यू। अब क्योंकि आपने डोनर इंप्योरिटी डाली है, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा है, तो ये है इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन, ये है इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी, और बीच का ई है इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो एनी नोन, म्यूई नोन, एनी नोन, म्यूई नोन, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो हमें बचपन से नोन है, तो वो भी रख देंगे 1.6 इंटू 10 की पावर -19। सबको मिला करके कंडक्टिविटी आ जाएगी। कंडक्टिविटी की यूनिट है साइमन पर सेंटीमीटर। साइमन नई यूनिट लग सकती है आपको, ये कंडक्टिविटी की यूनिट है। एसआई यूनिट है कंडक्टिविटी की साइमन पर मीटर, और सीरीज यूनिट है साइमन पर सेंटीमीटर। तो आप साइमन पर सेंटीमीटर लिख दीजिएगा क्योंकि आपने सब कुछ सेंटीमीटर में रखा है। दूसरा पार्ट इसी के दूसरे पार्ट में कह रहे हैं कि यदि प्योर यानी कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, ठीक है, यदि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कैरियर कंसंट्रेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का फ्री इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन प्लस होल कंसंट्रेशन, क्योंकि वहां दोनों ही कैरियर है। इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन प्लस होल कंसंट्रेशन दोनों को मिलाकर के नाम दिया जाता है कैरियर कंसंट्रेशन। ये कैरियर कंसंट्रेशन है, कितना है? 2.5 इंटू 10 की पावर 13 पर सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि बेटा 1 सेंटीमीटर क्यूब में 2.5 इंटू 10 की पावर 13 फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल है। तो बताइए दोनों कंडक्टिविटी का रेशियो, यानी कि जो पहले एन टाइप सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी और जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी, एन टाइप वाले की कंडक्टिविटी को मैंने सिग्मा लिख दिया और इंट्रिंसिक की सेमीकंडक्टर वो कंडक्टिविटी को सिग्मा आई लिख दिया। इनका रेशियो बताइए। तो तुम जानते हो सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है
एन के मतलब यदि एन टाइप है तो इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन के, और यदि पी टाइप सेमीकंडक्टर है तो होल कंसंट्रेशन के, और इंट्रिंसिक यानी कि प्योर सेमीकंडक्टर है तो इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन प्लस होल कंसंट्रेशन दोनों यानी कि कैरियर कंसंट्रेशन की। तो ई सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन, तो सिग्मा अपॉन सिग्मा आई होता है एन अपॉन एन आई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। अब ये बताओ सिग्मा एन टाइप सेमीकंडक्टर में सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन ही करंट कैरियर थे, होल तो नेग्लिजिबल थे, तो यहां पर हम एनई रखेंगे। एनई की वैल्यू आपको दे रखी है 10 की पावर 17 सीजीएस में, और सिग्मा आई प्योर सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन भी है होल भी है। जब मैं इलेक्ट्रॉन कह रहा हूं तो उसका मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन से ही है, तो यहां रखेंगे एन फ्री इलेक्ट्रॉन और होल दोनों का टोटल कंसंट्रेशन यानी कि कैरियर कंसंट्रेशन, जिसकी वैल्यू दे रखी है 2.5 इंटू 10 की पावर 13 पर सेंटीमीटर क्यूब। दोनों को रेशियो निकालना है तो डिवाइड कर देना, 4000 दे रखा है आंसर, 4000:1 आंसर आएगा, निकाल के देख लेना, वैसे मुझे लग रहा है 4000 है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, द एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ सोडियम लाइट ऑफ वेवलेंथ 5890, एक फोटोन है जिसकी वेवलेंथ है 5890 एंगस्ट्रॉम, उस फोटोन की एनर्जी बैंड गैप के बराबर है सेमीकंडक्टर के। सेमीकंडक्टर में एक वैलेंस बैंड होता है, एक कंडक्शन बैंड होता है, दोनों के बीच में एनर्जी गैप या बैंड गैप या फॉरवर्डन गैप होता है। तो वो कह रहे हैं कि ये जो हमारा फोटोन की एनर्जी उतनी है जितना इसका एनर्जी गैप है, तो बताइए एनर्जी गैप कितना है, बताइए एनर्जी गैप कितना है। तो बेटा एनर्जी गैप यानी कि फोटोन की एनर्जी, और फोटोन की एनर्जी निकलती है hc अपॉन लैम्डा से। h की वैल्यू रख दोगे 6.6 इंटू 10 की पावर -34, c की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 8, लैम्डा की वैल्यू 5890 एंगस्ट्रॉम यानी कि 10 की पावर -10 मीटर। इससे एनर्जी गैप जूल में आ जाएगा, इससे एनर्जी गैप जूल में आ जाएगा। यदि आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, क्योंकि ज्यादातर इस चैप्टर में एनर्जी बहुत छोटी होती है ना, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देते हैं, तो डिवाइड कर देना 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा, ये आएगा 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चेक आप कर लेना कैलकुलेशन करके, मैंने शीट से देख करके आंसर लिख दिया। आ गया पहला। दूसरा, इलेक्ट्रॉन को नीचे से ऊपर भेजने के लिए यानी कि इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनाने के लिए कितनी एनर्जी की जरूरत होगी, यही आंसर है। जो एनर्जी गैप है उतनी एनर्जी मिलने पर इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, नीचे होल बन जाएगा, तो यही आपका आंसर है। अगला कह रहे हैं ई अपॉन ये जो एनर्जी गैप है, ई एनर्जी गैप अपॉन केटी की वैल्यू निकालो। जहां इसकी वैल्यू निकालो, एनर्जी गैप अपॉन केटी की वैल्यू निकालो, जहां के की वैल्यू है 8 पॉइंट, ये दी गई है 8.62 इंटू 10 की पावर -5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर केल्विन, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और प्लैंक कांस्टेंट 6.6 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। मैंने आप लोगों को अब करना क्या है, आपको एनर्जी अपॉन केटी की वैल्यू निकालनी है, कितने टेम्परेचर पर, 27 डिग्री सेल्सियस पर, उसमें 273 जोड़ दो तो 300 केल्विन पर। तो मेरे बेटा एनर्जी गैप आप रख देना यहां से 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही रख दो, बताऊंगा कारण। के की वैल्यू रख देना 8.62 इंटू 10 की पावर -5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर केल्विन, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ऊपर भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट नीचे भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट उड़ जाएगा। गड़बड़ तो तब होगी ऊपर जूल में रख दे, नीचे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो, या नीचे जूल में दे रखा हो और ऊपर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रख दे। तो एनर्जी तो रख देना 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, के की वैल्यू 8.62 इंटू 10 की पावर -5,
और टेम्परेचर रख देना 300 केल्विन। सॉल्व करके जो भी आएगा वही आपका आंसर है। कई बार न्यूमेरिकल बड़े सिंपल होते हैं, बस हमें समझ में नहीं आता तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अगला न्यूमेरिकल रेजिस्टेंस से जुड़ा हुआ है, डायनेमिक रेजिस्टेंस। तो मैं पहले एक पॉइंट याद दिला दूं आपको। पॉइंट याद दिला दूं आपको, याद करिए VI ग्राफ में करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाया था, रेजिस्टेंस निकलता है स्लोप से tan थीटा, परपेंडिकुलर है डेल्टा V और बेस है डेल्टा I, डेल्टा V अपॉन डेल्टा I वो है रेजिस्टेंस। कई बार V नीचे दे देते हैं, I ऊपर दे देते हैं, तो कोई बात नहीं, नीचे डेल्टा V हो गया, नीचे ऊपर डेल्टा I हो गया। अब tan थीटा की बजाय cos थीटा रेजिस्टेंस होता है। जिनका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है उसमें जितना थीटा यहां उतना ही थीटा यहां उतना ही थीटा यहां, तो tan थीटा सेम तो रेजिस्टेंस सेम। लेकिन जिनका ग्राफ कर्व होता है उसमें रेजिस्टेंस अलग अलग आते हैं। जैसे मैं पूछूं यहां रेजिस्टेंस क्या है, तो यहां थीटा कुछ और है, और यहां रेजिस्टेंस क्या है तो यहां थीटा कुछ और है। थीटा की वैल्यू बदल गई तो रेजिस्टेंस बदल गया। तो ऐसे में रेजिस्टेंस कैसे निकालें? आप क्या करें, जिस पॉइंट पर रेजिस्टेंस निकालना है उस पॉइंट के आसपास दो लाइनें ड्रॉ करिए। जहां भी रेजिस्टेंस निकालना है उसके नियर अबाउट, आधा वोल्ट इधर 1 वोल्ट इधर, मतलब थोड़ा आसपास आप दो लाइन ड्रॉ करिए। और यहां भी रेजिस्टेंस निकालना है, यहां भी दो लाइन ड्रॉ करिए। अब यहां पर ये गैप है डेल्टा V और ये गैप है डेल्टा I। डेल्टा V अपॉन डेल्टा I, चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट, ये यहां का रेजिस्टेंस होगा जो अलग आएगा। और यहां पर डेल्टा V और यहां डेल्टा I का रेशियो अलग आएगा, यहां रेजिस्टेंस अलग होगा। इस पर एक न्यूमेरिकल आता है, वो न्यूमेरिकल मैं बता रहा हूं कि ऐसे रेजिस्टेंस को बोलते हैं डायनेमिक रेजिस्टेंस, जो वेरी करता रहता है। जहां भी वेरिएशन होगा वहां रेजिस्टेंस V अपॉन I की बजाय डेल्टा V अपॉन डेल्टा I से निकालेंगे। एक ग्राफ दे रखा है, मैं उसे थोड़ा रफ में ही बना देता हूं जिससे आपको समझा सके। एक ग्राफ दे रखा है ये, और ये है बेटा I और ये है V, उल्टा पकड़ रखा है। ये है V और ये है I। पहले मैं प्लॉट कर लेता हूं क्या क्या दिया हुआ है। 0.8 वोल्ट, 1.2 वोल्ट, 0.8 वोल्ट पर करंट 10 मिली एम्पियर ऊपर लिख रखा है, मिली एम्पियर में है सारी, और यहां लिख रखा है 20 मिली एम्पियर। दो लाइनें यहां बना रखी हैं, एक दिखाई दे रही है 1.8 वोल्ट पर, एक लाइन बना रखी है 2.2 वोल्ट पर, और यहां पर करंट्स लिखी हुई है 60 मिली एम्पियर और 80 मिली एम्पियर। इसके अलावा यहां पर भी मुझे दिखाई दे रहा है -1, -2, और यहां पर 0.125 और इसके नीचे लिखा है 0.250। बस ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब पूछ क्या रहे हैं, वो अलग अलग जगहों पर रेजिस्टेंस पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि डायनेमिक रेजिस्टेंस बताइए, जब वोल्टेज 2 वोल्ट है तो उस समय रेजिस्टेंस क्या है, जब वोल्टेज 1 वोल्ट है तो रेजिस्टेंस क्या है, वोल्टेज -1 वोल्ट है तो रेजिस्टेंस क्या है, वोल्टेज -2 वोल्ट है तो रेजिस्टेंस क्या है। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली आपको रेजिस्टेंस निकालने की टेक्निक सिखाई जा रही है। सबसे पहले उन्होंने कहा जब वोल्टेज 2 वोल्ट है, 2 वोल्ट यहां कहीं होगी 1.8 और 2.2 के बीच में, तो रेजिस्टेंस क्या है। अब 2 वोल्ट पे तो लाइन ही नहीं ड्रॉ करी,
तो ऐसे में 2 वोल्ट के सबसे नजदीक वाले जो दो लाइनें हैं उनका गैप ले लो, वो डेल्टा वी है। जो भी सबसे नजदीक हो भाई, यदि 1.8 की बजाय 1.9 देते तो मैं उसे ले लेता, अब जब दिया ही नहीं तो 2 वोल्ट के सबसे नजदीक जो दो लाइनें हैं उनका गैप ही डेल्टा वी होगा। तो रेजिस्टेंस होता है डेल्टा वी 2.2 माइनस 1.8 अपॉन इन दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग डेल्टा आई। भाई इस लाइन के कॉरस्पॉन्डिंग ये करंट और इस लाइन के कॉरस्पॉन्डिंग ये करंट, उनके कॉरस्पॉन्डिंग डेल्टा आई, जिनके कॉरस्पॉन्डिंग डेल्टा वी लो उन्हीं के कॉरस्पॉन्डिंग डेल्टा आई लो, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई। तो ये हो गया 80 माइनस 60 यानी 20, लेकिन मिली एम्पियर, मिली का मतलब 10 की पावर माइनस 3। यही है रेजिस्टेंस एट 2 वोल्ट। कैलकुलेशन आपकी 2 वोल्ट पे पूछा तो ये मत देखना कि सर 2 वोल्ट पे तो लाइन ही नहीं दी, मजबूरी है 2 वोल्ट के सबसे नजदीक जो लाइन है उनका गैप निकाल देना। अब उन्होंने कहा रेजिस्टेंस बताइए 1 वोल्ट पर, 1 वोल्ट पर ये R2 कह देता हूं यानी रेजिस्टेंस एट 2 वोल्ट, या R1 कह देता हूं रेजिस्टेंस एट 1 वोल्ट, नाम तो कुछ भी रख दो। अब 1 वोल्ट के सबसे नजदीक दो डॉट कौन से हैं, ये और ये। इसके अलावा है ही नहीं, एक 1 वोल्ट से थोड़ा पहले, एक 1 वोल्ट के थोड़ा बाद में, चाहिए तो दो। यहां थीटा लगातार बदल रहा है, जहां थीटा बदल रहा है वहां पे तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई से निकलेगा। तो डेल्टा वी 1.2 माइनस 0.8 अपॉन इनके कॉरस्पॉन्डिंग डेल्टा वी के कॉरस्पॉन्डिंग डेल्टा आई 20 माइनस 10 यानी कि 10 मिली एम्पियर, तो 10 की पावर माइनस 3। सॉल्व करना आंसर आ जाएगा। देख एक ही चीज में सारे सिखा दिया। अब उन्होंने कहा रेजिस्टेंस एट माइनस 1 वोल्ट। अब हो गया पंगा, जैसे यहां 2 के बिल्कुल बराबर बराबर वाले दे रखे थे, 2 पॉइंट 1 के बराबर बराबर में दे रखे थे, अब -1 के आसपास तो कोई भी नहीं दे रखे। तो ऐसे में -1 के सबसे नजदीक 0 वोल्ट लेकर के आप इनका डिफरेंस निकाल लो, यही डेल्टा वी है। मजबूरी है, क्या करें, -1 वोल्ट के सबसे नजदीक जिसका कोऑर्डिनेट पता है वो 0 वोल्ट है, तो -1 और 0 वोल्ट का डिफरेंस कितना हो गया, 1 वोल्ट। -1 और 0 बड़े में से छोटे को माइनस कर दो, 1 वोल्ट। रेजिस्टेंस निगेटिव नहीं लेना, अपॉन -1 के कॉरस्पॉन्डिंग करंट और 0 के कॉरस्पॉन्डिंग करंट। तो -1 के कॉरस्पॉन्डिंग करंट है 0.125 और 0 के कॉरस्पॉन्डिंग करंट है 0, तो 0.125 माइनस 0, 0.125 माइनस 0 मिली एम्पियर, तो 10 की पावर माइनस 3। सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। कई बच्चे कहेंगे सर -1 के सबसे नजदीक 0 क्या, -1 से जितना दूर 0 है -1 के उतना ही दूर -2 है। हाँ तो ले लो, ले लो, इन दोनों का डेल्टा वी ले लो, आंसर वही आएगा। -1 के सबसे नजदीक -2 है, लेना तो डेल्टा वी है, तो -1 और -2 का डिफरेंस, पॉजिटिव डिफरेंस 1 वोल्ट। अब जिनका पोटेंशियल डिफरेंस लिया है उन्हीं के कॉरस्पॉन्डिंग करंट लोगे, इसके कॉरस्पॉन्डिंग करंट और इसके कॉरस्पॉन्डिंग करंट, तो 0.125 और 0.250 का डिफरेंस, 0.125 और 0.250 का डिफरेंस कितना हो गया, तो जवाब है 0.125 माइनस 0, 0.125 इंटू, क्योंकि मिली एम्पियर है, 10 की पावर माइनस 3। पहले मैंने क्या लिया था, -1 और 0 के डिफरेंस को डेल्टा वी लिया था और इनकी करंट के डिफरेंस को डेल्टा आई, यानी कि ये डेल्टा वी क्या था, ये डेल्टा आई। अब की बार ये डेल्टा वी लिया है, ये डेल्टा आई, तो आपका आंसर दोनों केस में एक ही आएगा, दोनों केस में। तो मैंने फिर -1 के कॉरस्पॉन्डिंग -1 का जब निकाल रहा था रेजिस्टेंस, तो 0 को क्यों प्रेफर किया, क्योंकि जब मैं -2 के कॉरस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस निकालूंगा तो मैं -1 को ले लूंगा सबसे नजदीक, नहीं तो दोनों बार एक ही लिखना पड़ेगा। तो जब आप -1 पर रेजिस्टेंस निकालो तो -1 और 0 के डिफरेंस को डेल्टा वी, इसे डेल्टा वी और इसे डेल्टा आई ले लेना।
और जब -2 पे निकालो तो ये डेल्टा V और ये डेल्टा I ले लेना। इस न्यूमेरिकल में ये दोनों सेम आ रहे हैं। तो सीखा क्या आपने, जब रेजिस्टेंस निकालना होता है, जिस वोल्टेज पर रेजिस्टेंस निकालना होता है, हम उसके सबसे नजदीक पॉइंट ढूंढते हैं। दे रखा है तो ठीक, नहीं दे रखा तो फिर मजबूरी में दूर वाले को ले लेते हैं, छोड़ के थोड़ी आएंगे कि नहीं जी तुमने दिया नहीं, तुमने दिया नहीं। दे दिया तो ठीक, नहीं दिया तो फिर हम दूर वाले का डिफरेंस निकाल देते हैं, फिर ऐसे में एवरेज कहलाता है, एवरेज रेजिस्टेंस। तो ये था हमारा रेजिस्टेंस निकालने का। उम्मीद है अब कोई सा भी ग्राफ दे दे आप रेजिस्टेंस निकाल ही दोगे। बस कोशिश करना कि उसके सबसे क्लोज वाले को लिया जाए, और जिसे समझ में ना आए वो दोबारा पूछ लेना। अगला न्यूमेरिकल, क्वेश्चन नंबर 12। ये कह रहे हैं पीएन जंक्शन डायोड फैब्रिकेट किया गया। ये पीएन जंक्शन डायोड फैब्रिकेट किया गया, तुम्हें मालूम है बीच में डिप्लेशन रीजन होता है। इनका एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां जाने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी कम से कम चाहिए। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम एनर्जी होगी तो इलेक्ट्रॉन नहीं जाने का। याद है फॉरबिडन गैप इसीलिए कहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन और होल को एक तरफ से दूसरी तरफ जाने से रोकता है, तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां नहीं जाने का। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिल जाएगी इसे तो चला जाएगा, और जैसे ही ये चला जाएगा हम उसे डिटेक्ट कर लेंगे कि सर्किट में करंट बनी। तो वो पूछ रहे हैं क्या ये 600 नैनोमीटर की वेवलेंथ को डिटेक्ट कर सकता है। दूसरा पार्ट, क्या ये 400 नैनोमीटर की करंट को डिटेक्ट कर सकता है। मेरे बेटा डिटेक्ट का क्या मतलब है, तुमने देखा होगा कई जगह पता लगाते हैं कि यहां खतरनाक रेडिएशन तो नहीं है। मान लो 400 नैनोमीटर मेरे लिए खतरनाक रेडिएशन है, मैं इस डिवाइस को लेकर के मैं चेक करना चाह रहा हूं इस कमरे में वो खतरनाक रेडिएशन है तो नहीं। तो कैसे पता करूंगा, मैं ये डिवाइस लेके चला जाऊंगा और इसमें एमीटर जोड़ दूंगा, सर्किट पूरा कर लूंगा। अब यदि 400 नैनोमीटर लाइट आई, उसको एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला गया तो सर्किट में करंट बन गई, एमीटर में करंट आ गई, मैं कह दूंगा भैया यहाँ 400 नैनोमीटर वाले फोटोन है, भागो। 400 नैनोमीटर वाले फोटोन है, भागो। यदि 400 नैनोमीटर वाले बहुत सारे फोटोन होंगे तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे और लार्ज करंट बनेगी, और यदि लार्ज करंट बन गई मैं कह दूंगा यहाँ तो बहुत खतरनाक लेवल पर रेडिएशन है, तुरंत कोई भी यहाँ ना आए। लेकिन यदि 400 नैनोमीटर के फोटोन में इतनी एनर्जी ही नहीं है कि इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां भेज के करंट बना सके, तो मेरा ये डिवाइस 400 नैनोमीटर को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। हमारी डिवाइस सिर्फ उसी रेडिएशन को डिटेक्ट कर पाती है जिस रेडिएशन में इतनी एनर्जी हो कि इलेक्ट्रॉन को इधर से इधर पहुंचा दे। यदि फोटोन में इतनी एनर्जी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां पहुंचा दे तो वो डिटेक्ट नहीं हो पाएगा। अब इन्होंने कहा 600 नैनोमीटर और 400 नैनोमीटर डिटेक्ट होंगे या नहीं। तो एक बात पता लगाओ, किसमें इतनी एनर्जी है जो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे ज्यादा है। तो पहले मैं 600 नैनोमीटर की एनर्जी निकालता हूं hc अपॉन लैम्डा से। h 6.6 इंटू 10 की पावर -34, c 3 इंटू 10 की पावर 8, लैम्डा 600 नैनोमीटर यानी 10 की पावर -9। लेकिन अभी तो आंसर जूल में आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल लिया करो इस चैप्टर में। जब बहुत छोटी एनर्जी हो तो वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से डिवाइड कर दो। अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। ये किसकी एनर्जी है, एनर्जी 1 600 नैनोमीटर की। फिर आप निकालो 400 नैनोमीटर की एनर्जी, 600 की जगह 400 रख के, और आपको मिल जाएगी एनर्जी 2। जब दोनों एनर्जी आ जाए तो आप जवाब दे देना। जिसमें एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होगी वो इलेक्ट्रॉन को भेज नहीं पाएगा, करंट नहीं पैदा कर पाएगा, वो डिटेक्ट नहीं होगा। और जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा एनर्जी होगी जिस रेडिएशन में
वो इलेक्ट्रॉन को इधर से उधर भेज देगा, करंट पैदा कर देगा और डिटेक्ट हो जाएगा। मेरे ख्याल में समझ में आ गया होगा। तो डिटेक्ट होगा या नहीं होगा, तो मैंने तो कैलकुलेशन नहीं करी, वैसे मुझे लग रहा है जो बड़ी वेवलेंथ है उसमें कम एनर्जी होती है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम आएगी। 600 नैनोमीटर में 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम आएगी। अब ये नहीं पता 2.7 आएगी या 1.9 आएगी या 2.1 आएगी, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम आएगी। और कम आएगी तो वो इलेक्ट्रॉन को इधर से इधर भेज नहीं पाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन को फ्री इधर से इधर भेज नहीं पाएगा, करंट पैदा कर नहीं पाएगा, तो वो डिटेक्ट नहीं होने का। और 400 नैनोमीटर में 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होगी, चाहे वो 3.5 हो, चाहे 3.9 हो या 4.1 हो, कितने भी हो, वो इलेक्ट्रॉन को भेज देगा और वो करंट पैदा कर देगा और वो डिटेक्ट हो जाएगा। तो पहला 600 नैनोमीटर तो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा और 400 कर लेगा। अगला न्यूमेरिकल 13 में कह रहे हैं ये पोटेंशियल बैरियर ऑफ 0.7 वोल्ट एग्जिस्ट अक्रॉस पीएन जंक्शन। एक पीएन जंक्शन है, उसका जो पोटेंशियल बैरियर है वो 0.7 वोल्ट इलेक्ट्रॉन, वो 0.7 वोल्ट का पोटेंशियल बैरियर है। यानी कि बेटा इसके लेफ्ट और राइट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, तुम्हें याद है यदि तुमने डिप्लेशन रीजन पढ़ा होगा, एक तरफ पॉजिटिव आयन आ जाते हैं, एक तरफ निगेटिव आयन आ जाते हैं, और इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बन जाता है। वो पोटेंशियल डिफरेंस जो है इलेक्ट्रॉन को होल से न्यूट्रलाइज होने से रोकता है। तभी मैं रोज कह रहा हूँ थ्योरी रिवाइज करो, और यही कारण है इस संडे को सॉलिड एंड सेमीकंडक्टर का टेस्ट लेने का, इससे रिवाइज हो जाएगा। तो ये पोटेंशियल बैरियर है 0.7 वोल्ट, जो इलेक्ट्रॉन को इधर से इधर जाने से रोकता है, इलेक्ट्रॉन को यहां से वहां जाने से रोकता है, पोटेंशियल बैरियर 0.7 वोल्ट। और डिप्लेशन रीजन की जो विड्थ है, डिप्लेशन रीजन की जो लंबाई है 0.7 इंटू 10⁻⁻7 मीटर है। तो पहला पार्ट उन्होंने पूछा कि बताओ इस रीजन में, डिप्लेशन रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो हम जानते हैं V = E × D। डिप्लेशन रीजन का पोटेंशियल डिफरेंस है 7, डिप्लेशन रीजन की विड्थ है D, 7 × 10⁻⁻7। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप कैलकुलेट कर लेना, आपको आंसर मिल जाएगा। 0.7 है पोटेंशियल, V है 0.7, D है 7 × 10⁻⁻7, E निकल जाएगा, E आएगा 10⁻6 वोल्ट पर मीटर। दूसरा मेरे बेटा, ये डिप्लेशन रीजन इलेक्ट्रॉन को रोकने की कोशिश करता है, उसे स्लो कर देता है। अब वो कह रहे हैं यदि एक इलेक्ट्रॉन 6 × 10⁵ मीटर पर सेकंड की भयंकर वेलोसिटी से इसमें घुसी गया, इतनी तेज वेलोसिटी से घुसा कि डिप्लेशन रीजन ने इसे स्लो तो कर पाया, रोक नहीं पाया, और वो निकल के बाहर आ गया, तो बताओ इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। डिप्लेशन रीजन ने इसे रोकने की कोशिश की, डिप्लेशन रीजन ने रोकने के लिए वर्क किया QV, और उस वर्क ने इसकी काइनेटिक एनर्जी में लॉस कर दिया, क्योंकि ये वर्क उसे स्लो करने के लिए था, रोकने के लिए था, तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो गया QV। काइनेटिक एनर्जी का लॉस यानी ½ m इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस ½ m फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर। लॉस हमेशा इनिशियल में से फाइनल माइनस करते हैं, इक्वल टू QV। कितने वोल्ट ने रोकने की कोशिश करी? 0.7। किस चार्ज को रोकने की कोशिश करी? Q, 1.6 × 10⁻⁻19। मास क्या था जिसे रोक रहे थे? तो इलेक्ट्रॉन को रोक रहे थे, इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 × 10⁻31 kg। यानी चार्ज जिसे रोक रहे थे वो भी पता है, वोल्टेज भी पता है, मास भी पता है, इनिशियल वेलोसिटी भी पता है 6 × 10⁵। फाइनल वेलोसिटी निकालना है तो फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी। ये है रोकने में किया गया वर्क।
अब यदि इलेक्ट्रॉन पे काइनेटिक एनर्जी QV से भी कम होती, रोकने में जितना वो वर्क कर रहा है उससे भी कम काइनेटिक एनर्जी होती, फिर तो वो जा ही नहीं पाता उधर। लेकिन रोकने में किया गया वर्क जो QV है उससे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन में, तो वो स्लो तो हो गया लेकिन रुक नहीं पाया। ठीक बेटा। क्वेश्चन नंबर 14 है कैलकुलेट। एक सर्किट दे रखा है, पहले मैं सर्किट बना दूं। रिवर्स बायस का सर्किट है, 6 वोल्ट 20 ओम, और यहां एक डायोड लगा हुआ है। बस रिवर्स बायस में है, पी टर्मिनल को नेगेटिव से जोड़ रखा है। वो कह रहे हैं यदि डायोड में ड्रिफ्ट करंट यानी बहने वाली करंट 30 माइक्रो एम्पियर है। एक बात सुन, डायोड में पॉजिटिव से करंट निकल के नेगेटिव में गई, डायोड में हम कहते हैं इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होगा, लेकिन वो इनफाइनाइट नहीं, वेरी 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 हाई होता है। डायोड में 30 माइक्रो एम्पियर करंट है, तो रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। एक बात सुन, यदि डायोड में ये रेजिस्टेंस और डायोड सीरीज में है तो रेजिस्टेंस में भी 30 माइक्रो एम्पियर करंट है। तो रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? रेजिस्टेंस की करंट 30 इंटू 10 की पावर -6 और रेजिस्टेंस की वैल्यू 20 ओम, तो ये आ गया 6 इंटू 10 की पावर -4 वोल्ट, यानी 0.0006 वोल्ट। 6 वोल्ट में से इसे कितने मिले? 0.0006 वोल्ट। अब उन्होंने कहा डायोड को कितनी वोल्टेज मिली? ये तो रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस है, अब डायोड का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। अरे मेरे वाला 6 वोल्ट में से 0.0006 इसे मिले, तो इसे कितने मिले? 6 माइनस 0.0006 यानी 5.9994 जो ऑलमोस्ट 6 वोल्ट ही है। तुम्हें दरअसल ये सिखाना चाह रहे हैं कि रिवर्स बायस में सारी वोल्टेज डायोड को ही मिलती है। 6 वोल्ट में से इसे तो ना के बराबर मिले, मैक्सिमम वोल्ट इसे ही मिले। एक और लॉजिकली भी समझ सकते हो, तुम्हें याद है रिवर्स बायस में रेजिस्टेंस हाई होता है, याद होगा तो रेजिस्टेंस हाई होता है, बहुत हाई। और करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था, जो हाई रेजिस्टेंस होता है उसे ज्यादा वोल्टेज मिलती है। याद करो, दो रेजिस्टेंस बराबर है तो दोनों में बराबर डिवीजन होगा वोल्टेज का। एक रेजिस्टेंस दुगना बड़ा है तो उसे वोल्टेज का डबल शेयर मिलेगा। अब ये रेजिस्टेंस तो ऑलमोस्ट इनफाइनाइट टाइम्स है उससे, तो इसे रेजिस्टेंस का 99.999% शेयर मिलेगा, यानी लगभग सारी वोल्टेज इसे ही मिलेगी। रिवर्स बायस में लगभग सारी वोल्टेज यही ले जाता है। लगभग क्यों लगा रहा हूं वो मैं आप समझ गए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 हुआ। तो बेटा कुछ बच्चे डाउट पूछने के मामले में बड़े लेजी हो रहे हैं। मैं आपको फिर से कह रहा हूं, आज जब मैं रोक दूंगा वीडियो, सारा रिवाइज करना। तुम्हें मालूम है चैप्टर का लास्ट लेक्चर जो होगा अगली टर्न, वो डाउट सेशन का होगा। उसमें आप सॉल्व एग्जाम्पल शीट के कंसेप्चुअल या आपके स्कूल में कोई और न्यूमेरिकल कराया है जो भी मेरे पास भेज देना। अगला लेक्चर डाउट सेशन, और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट। 3 दिन में निपट गया, 3 दिन में। क्यों? वीडियोस भी तो जिंदाबाद, दोनों का मिला जुला असर। और इसके बाद शुरू करेंगे ड्यूअल नेचर। मेरे बेटा अगला न्यूमेरिकल, वैसे तो अब 3 ही रह गए, मैं यही रोक रहा हूं। 3 न्यूमेरिकल जो है, नहीं तो अगली बार पता चला तुमने डाउट 1-2 ही भेजे तो अगला लेक्चर 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। तो ये 3 न्यूमेरिकल बचे हैं हमारे, इन्हें अगले लेक्चर के साथ करेंगे। आज के लिए अभी इतना ही। ओके बाय बच्चों।